सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारा क्या क्या रहने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्र क्या है, उसका विशेषताएं क्या क्या होती है, राज्य क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट को जानेंगे जो कि राष्ट्रवाद, राजतंत्र, लोकतंत्र और क्रांति, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर में ही पता चल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, तो हम लोग यूरोप को जानेंगे कि क्या होता है आखिरकार यूरोप, और सबसे अंतिम में आधुनिक राष्ट्रवाद और कैसे विकसित हुई हमारी आधुनिक राष्ट्रवाद, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इतिहास क्या है। तो दोस्तों इतिहास क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि इतिहास क्या है, कितने टाइप की होती है, तो ये सब नहीं जानेंगे। बस हम लोग कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास मानव समाज का अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब कि बीत गए समय में जो घटनाएं हुई है इसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास हमें क्या बताता है? तो इतिहास हमें यह बताता है कि अतीत में क्या हुआ है, क्यों हुआ है और उसका वर्तमान तथा भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब ये पॉइंट हमारे हमको कहना चाह रहा है कि इतिहास जो बताता है कि भविष्य में जो घटना हुआ था वो क्यों हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था, तथा इसका उस समय वर्तमान में क्या प्रभाव रहा होगा और आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ा, ये इतिहास कहता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अतीत की घटनाओं को समझना, मतलब पहले बीत गई घटनाएं जो जो हुई है उसको समझना होता है। फिर वर्तमान समाज की संरचना को जानना, मतलब अभी चल रहे समाज और पिछले जो इतिहास में बीता हुआ घटना है उसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोबारा ऐसा घटना ना हो, या फिर उस पर एक जो होती है हमारी फैसला लेना, उस टाइप में माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, मतलब भविष्य में आगे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इतिहास से सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट था हम लोग का, सेकेंड पॉइंट था कि राष्ट्र क्या है। तो जानेंगे कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र लोगों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे जनसंख्याओं की समूह होता है जो इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, भाषा, रीति रिवाज तथा राष्ट्र भावना से जुड़ा होता है। मतलब कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का अर्थ हो गया देश। तो देश क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं कि देश में बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोगों का समूह है। उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है? तो इतिहास होना चाहिए उनका, सांस्कृतिक होना चाहिए, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज तथा राष्ट्र भावना से जुड़े लोग होना चाहिए। तो ये सब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करता है। इसका विशेषता, अगर हम लोग इसका विशेषताएं की बात करें तो क्या होना चाहिए एक राष्ट्र का? विशेषताएं क्या होना चाहिए? तो समान राष्ट्रीय भावना, मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार, समान भावना होना चाहिए, सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए और उसका एक इतिहास होनी चाहिए। देश के लोगों का प्रति क्या, मतलब देश के प्रति लोगों का निष्ठा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपनापन होना चाहिए। यह एक राष्ट्र का संपूर्ण परिभाषा बनता है। अगर आज की तीसरा पॉइंट का बात करें तो राज्य क्या होता है। तो हम लोग अभी राष्ट्र देखें, अब देखेंगे कि राज्य क्या होता है। तो राज्य एक राजनीतिक संस्था है जिसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं, मतलब कि देश के अंदर ही कई राज्यों का गठन होता है, वह एक राजनीतिक संस्था होता है। इसके लिए हम लोग के पास 4 आवश्यक तत्व होना चाहिए किसी भी राज्य को। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। भूभाग मतलब क्या हो गया कि धरातल, मतलब जमीन, इसको बोलते हैं भूभाग। जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब उस राज्य के अंदर कोई जनसंख्या होनी चाहिए, तभी एक राज्य होता है। जहाँ पे आदमी ना हो उसको राज्य घोषित नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा, वहाँ की सरकार होना चाहिए। अगर वहाँ की सरकार ही नहीं होगी तो राज्य को कौन चलाएगा, इसलिए सरकार होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए। चौथा होता है कि संपूर्ण मतलब सर्वोच्च सत्ता होना चाहिए उस राज्य के लिए। ये होता है राज्य का डेफिनेशन। राज्य जो होता है वो राष्ट्र के अंदर होता है, मतलब देश के अंदर होता है। अगर हम लोग चौथा पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र को ही देश बोलते हैं, इसलिए अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान, निष्ठा तथा उसका विकास और सुरक्षा के लिए कार्य करने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब कि जो किसी भी राष्ट्र का जनता अपने देश के प्रति प्रेम प्रेम भावना होना चाहिए, समान भावना होना चाहिए, निष्ठा की भावना होना चाहिए, उसका विकास का मतलब उसको विकास के लिए सोचना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। इस भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा अगर पॉइंट हम लोग समझे तो राजतंत्र क्या होता है। तो राजतंत्र एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ सत्ता में राजा या रानी राज करती है, मतलब सत्ता जो होती है वो किसी राजा या रानी के हाथों में होती है, या वंशानुगत सत्ता होती है, मतलब कि राजा का बेटा ही फिर से राज करेगी। तो ये एक वंशानुगत
व्यवस्था होती है, इसको राजतंत्र बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक वैसी शासन व्यवस्था है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है और वो सरकार बनाता है और वो राज करता है देश पे। मतलब लोकतंत्र क्या है? जहाँ पे जिस शासन व्यवस्था में जनता अपना वोट का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधित्व को चुनता है और वह सरकार बनाता है और वो अपना तंत्र चलाता है, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। कुछ और की पॉइंट की बात करें जो कि क्रांति होती है, तो जो इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ ये रिलेट करेगी। तो क्या होता है क्रांति? जब समाज, शासन या राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा और तेज परिवर्तन होता है तो उसको हम क्रांति कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जो कि है 5वां पॉइंट, यूरोप। ये पूरी चैप्टर हम लोग यूरोप पे आधारित पढ़ेंगे। तो यूरोप क्या है? तो देखो, विश्व में 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप जो है वो है यूरोप। तो यूरोप क्या है? तो विश्व के 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है। यह क्यों, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? यह किस लिए फेमस है? तो यह क्षेत्र इतिहास में क्रांति के लिए, राजनीति के लिए, विज्ञान के लिए और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके हम कुछ स्वतंत्र देश देखते हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और इनके कुछ जो महत्वपूर्ण देश है जो स्वतंत्र है उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण देश कुछ इस प्रकार है: फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, रूस, पोलैंड और बेल्जियम। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में चर्चा भी करेंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद देखें तो 200 वर्ष पहले यूरोप की स्थिति क्या थी? क्यों आखिरकार यूरोप में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, और 200 वर्ष पहले यूरोप का स्थिति क्या था? तो 200 वर्ष पहले जो यूरोप था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य में बंटा था। प्रत्येक राज्य का अपना अलग राजा था, मतलब अलग शासक था। लोकतंत्र वहाँ पे विकसित नहीं हुआ था और अधिकांश देशों में राजतंत्र था। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे क्रांति लाया गया, और ये जो चैप्टर है बस इसी पे आधारित है कि वहाँ पे किस प्रकार की क्रांति आई और कैसे हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक राष्ट्रवाद क्यों विकसित हुआ, क्यों आखिरकार वहाँ पर राष्ट्रवाद आया। तो सबसे पहला पॉइंट था कि लोगों में स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ा, मतलब वहाँ पे राजतंत्र था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे निरंकुशवाद शासन होगा, मतलब लोगों को सताया जाता होगा, तो स्वतंत्रता का इच्छा बढ़ा। समान अधिकारों की मांग हुई, मतलब बहुत सारे वर्ग थे जिसको अलग अलग अधिकार दिया था, किसी को समान अधिकार नहीं मिलता था, तो समान अधिकारों की मांग की गई। राजाओं के अत्याचार से संतोष था, जैसे पहले मैंने बताया कि वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था तो वहाँ पे अत्याचार भी बहुत ज़्यादा था। लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी और राष्ट्रवाद वहाँ पे विकसित हुआ। अलग पॉइंट देखें तो नई राजनीतिक विचारधाराओं का विकास हुआ, मतलब नई राजनीतिक पार्टियों का आना, विचारधारा का विकास होना, और सबसे मेन पॉइंट था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हम लोग अगले वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव को देखेंगे, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का फुल विवरण देखेंगे कि क्या कैसे हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कैसे स्टार्ट हुआ था और क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।